17 नंबर का सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है। स्प्रिंग सर एसिड टेस्ट रेशो के फॉर्मूला में इन्वेंट्री से लेस करते हैं, तो क्वेश्चन में हमने लेस नहीं किया। अब आप सिंपल बताओ, एसिड टेस्ट रेशो में आप क्या लेते हैं? आप करंट एसेट्स लेते हैं और उन करंट एसेट्स को हम क्या करते हैं, उसमें से इन्वेंट्री को लेस करते हैं। मतलब हमने इन्वेंट्री के अलावा एसेट्स लेने हैं। जब यहाँ मुझे एसेट्स पता है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी है और इन्वेंट्री के अलावा कितने एसेट्स हैं, तो बेहतर है उन्हें ही पकड़ लो ना। क्यों टोटल करंट एसेट्स लेने के बाद उसमें से इन्वेंट्री लेस करनी है? क्यों मुश्किल कैलकुलेशन करनी है कि आप पहले टोटल एसेट्स निकालें। आप 440 प्लस 350 प्लस 160 प्लस 39 करेंगे। उसके बाद आप उसमें से 440 को लेस करोगे और आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे। बेहतर है कि आप उसके अलावा सम करें। अगर परचेजेस फाइंड आउट करनी हो और ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन ना हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को अज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अजम्पशन पे सवाल थोड़ी होने हैं। जब आपको पता है कि आपके पास परचेजेस निकालने का कोई सीन नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही परचेजेस अज्यूम कर लें, rather than आप अपनी तरह से आप क्या करें, आप अजम्पशन लेके चलें। जब आपको अल्टरनेटिव बताया हुआ है तो आप अल्टरनेटिव को लेके चलें। बैलेंस शीट का जो इंटरेस्ट होता है वो आपका इंटरेस्ट पेएबल आ रहा होता है, तो वो तो नहीं आएगा। इंटरेस्ट कवर में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं, तो वो हम एक्सपेंस ही लिख रहे होते हैं। हमने इंटरेस्ट पेड नहीं लेना, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है। और इंटरेस्ट कवर रेशियो में हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में नहीं बात कर रहे होते। लीवरेज रेशियो में या गियरिंग रेशियो में हम ये देख रहे होते हैं कि आपकी कंपनी कितनी गियर्ड अप है, कितना उसने ऑलरेडी, कितने परसेंट उसने लोन लिया होगा। अगर ज्यादा लोन लिया होगा तो वो हाईली गियर्ड अप कहलाएगी। फ्यूचर में उसके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, जितनी लोअर होगी उतनी बेटर होती है। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 17 नंबर का सवाल है और कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6, एपिवेट लिमिटेड। आपने सिर्फ बताना है इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज या नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर ऑन फाइनेंशियल रेशियोज एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपने रिप्रोड्यूस करना है और आपने बताना है कि जो उसने ट्रांजैक्शन ऊपर बताई है उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों के ऊपर वो हमने बताना है। ये एक ट्रांजैक्शन पकड़ेंगे, उसका देखेंगे इसके ऊपर इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर एंड इसके ऊपर। ये हमने वन बाय वन एक्सप्लेन करनी है। अब सबसे आसान तरीका जो है ना इसको सॉल्व करने का, आप इसका फॉर्मूला लिख लें। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाती है। अब पहला है कि जी आपने अपना एक सप्लायर जो है उससे आपने 5% डिस्काउंट लिया है और आपने बैंक ओवरड्राफ्ट करवा के आपने उसको पेमेंट कर दिया। मतलब आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया और बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने के बाद, मतलब शॉर्ट टर्म लोन लेने के बाद आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है। हमने देखना है इस एंट्री का, इस इम्पैक्ट का जीपी मार्जिन के ऊपर फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला में जीपी और सेल्स है। ये एंट्री जो है ना, इससे ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क आ रहा होगा, ना इससे कोई सेल्स के ऊपर फर्क आ रहा होगा। ऐसे ही है ना, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क आ रहा है, ना इसके ऊपर कोई सेल्स में फर्क आ रहा है किसी किस्म का। ऐसे ही है ना। तो ये तो इनमें से किसी चीज को भी इफेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इम्पैक्ट जो होगा वो इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इस एडजस्टमेंट का नो इम्पैक्ट है, कोई हम इम्पैक्ट नहीं ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हमें चल गया पता। उसके बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? आप लेते हैं अपना नेट प्रॉफिट, इसको डिवाइड करते हैं सेल्स पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो आ जाती है। अब आप देखो, आपने ये क्या किया है, आपने 5% डिस्काउंट लिया। डिस्काउंट लेने से वो आपकी इनकम होती है कि नहीं होती? डिस्काउंट लेना, डिस्काउंट रिसीव करना इज योर इनकम और नॉट? इनकम है ना।
अगर आपकी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हुआ, उससे आपकी इनकम बढ़ी होगी कि कम हुई होगी? डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उससे आपकी इनकम बढ़ी होगी कि कम हुई होगी? आपकी इनकम बढ़ी होगी। अब वो इनकम बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज हुआ होगा? जाहिर सी बात है, नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ होगा। नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ होगा। तो इस रेशियो में तो हमने यही चीज देखनी है। ये दो है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। सेल्स हमारी वही है, सेल्स में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन नेट प्रॉफिट में जो है वो हमारा इजाफा हो गया। अब नेट प्रॉफिट में इजाफा हो गया तो इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके पास तीसरी रेशियो है हमारे पास करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये हमारे पास करंट रेशियो है। अब इसका इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा वो हमने देखना है। आपने 5% डिस्काउंट लेने के बाद क्या किया है? आपने पेमेंट कर दी है उसको, क्रेडिटर को। अब यहाँ पे आपके एसेट्स में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा होगा ना, ये हो रहा होगा? अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, इस एडजस्टमेंट को ध्यान से समझिएगा। हम करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहे, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास करंट एसेट्स जो है थे वो 100 के थे, चलिए 200 के थे, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास पहले जो करंट एसेट्स थे वो 200 के थे ऑलरेडी। हमारी लायबिलिटी जो है थी वो 150 की थी, ये हमने अज्यूम किया। इस 150 की लायबिलिटी में 30 जो है था वो हमने पे करना था सप्लायर। सप्लायर ने कहा कि तुम मेरे से कितना डिस्काउंट ले लो? तुम मेरे से 5% डिस्काउंट ले लो। सप्लायर ने हमें 5% डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब सप्लायर को हमने कितना पे किया? 27 रुपए पे किए। अब ये 27 रुपए कैसे पे किए? हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से 27 रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया, मतलब लोन लिया, और यही लोन ला के हमने किसको पे कर दिया? हमने सप्लायर को पे कर दिया। अब आप देखो, आपके एसेट्स 200 ही रहे होंगे, लेकिन अब आपकी लायबिलिटी जो है वो 150 नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? वो 147 कंसीडर हो रही होगी। क्यों? बिकॉज ये जो आपको डिस्काउंट मिला था और आपने जो पेमेंट की थी उसका इम्पैक्ट तो आया होगा कि नहीं आया होगा? इसका इम्पैक्ट आया होगा कि नहीं आया होगा? तो आपकी करंट लायबिलिटीज जो हैं वो रिड्यूस हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो है वो हमारा क्या हो गया? आपकी ये जो करंट रेशो है वो इंक्रीज हो रही होगी। इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव आया होगा, आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है। एक मिनट, आप कैसे कह सकते? अब भाई ध्यान से पढ़े, आप सप्लायर को पे कर रहे हैं, सप्लायर की लायबिलिटी खत्म हो गई है। जो बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, क्या बैंक ने दुआएं दे के आपको पैसे दिए हैं? क्या बैंक को नहीं पेमेंट करनी? क्या वो लायबिलिटी नहीं आपने जनरेट कर ली? बताओ, लायबिलिटी तो आपकी है। आपने एक बंदे के 50 रुपए देने थे, उसने आपको 5 रुपए छोड़ दिए कि यार तू मुझे 45 रुपए पे कर दे। आपने बैंक से लोन लिया 45 रुपए का और उस बंदे को पे कर दिया, तो अब आपकी लायबिलिटी क्या 50 ही रही होगी? बताओ जरा, लायबिलिटी कितनी रही होगी? अब आपने बैंक को कितना पे करना है? 45 पे करना है कि 50 पे करना है? तो आपकी 5 से लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई? तो जब 5 से लायबिलिटी रिड्यूस हुई है तो क्या उससे करंट एसेट की जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज नहीं हुई होगी? अब इसी के साथ ना क्विक रेशियो भी हम लिख लेते हैं। क्विक रेशियो में भी फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये भी आपकी क्या हुई होगी? अगर करंट रेशियो इंप्रूव हो रही है तो क्विक रेशियो भी जो है तो आपकी इंप्रूव हो रही होगी। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीजिंग होगा इस एडजस्टमेंट का इसके ऊपर। स्टॉक टर्नओवर टाइम, कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो आपके पास स्टॉक टर्नओवर टाइम आ जाएगा कि इतने गुना हम अपने से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इस रेशो का जो स्टॉक टर्नओवर टाइम का, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा? अब यहाँ पे हम लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी कम कर रहे हैं, एक लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं।
तो इस पे ना तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कोई फर्क आ रहा है, ना मेरा इन्वेंट्री के ऊपर कोई फर्क आ रहा है, तो ये है न्यूट्रल, इसे कहते हैं न्यूट्रल होना, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट ले लेते हैं, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड कर देंगे हम अपने नॉन करंट एसेट से। अब आप खुद बताओ, जब आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलने से आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह से आपका रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स जो है वो भी क्या हुआ होगा, वो भी इंक्रीज हुआ होगा। तो इस एडजस्टमेंट का ये इम्पैक्ट था कि जीपी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था, नॉट प्रॉफिट भी इंक्रीज, करंट रेशियो भी इंक्रीज, स्टॉक टर्नओवर टाइम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था, रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंक्रीज था, और क्विक रेशियो जो है उसके ऊपर भी इसका इंक्रीजिंग इम्पैक्ट आ रहा है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद हैं और आपको पता है कौन सी एडजस्टमेंट किसको असर कर रही है, तो ये सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। इस पे आओ जरा, स्लो मूविंग स्टॉक आइटम आपने इक्वल टू कॉस्ट के ऊपर बेच दिए, स्लो मूविंग कॉस्ट आइटम थी, मतलब एक इन्वेंट्री थी जो बिक नहीं रही थी, आपने उसको कॉस्ट के ऊपर ही बेच दिया है। इसका हमने इम्पैक्ट देखना है क्या होगा जीपी के ऊपर, एनपी के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, करंट रेशियो के ऊपर से क्या इम्पैक्ट होगा, उसके अलावा आपने देखना है कि स्टॉक टर्नओवर टाइम पे से क्या इम्पैक्ट होगा, उसके अलावा आपने इसको देखना है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, और क्विक रेशियो पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज आपने देखना है। इसको जरा ध्यान से रीड करें, सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, आपने कॉस्ट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री बेच दी है, जीपी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, सर ये फॉर्मूला है, एज्यूम करते हैं assumption समझाने के लिए, ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन और फॉर्मूलाज मजीद पक्के हो जाए। अगर ये ना हमने बेची होती, फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स थी, मेरा जीपी 700 और मेरी सेल्स हैं 2400 रुपए की, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरी जीपी परसेंट कितनी आएगी जरा बताइएगा, कितने परसेंट जीपी बन रहा है मेरा, 29.1%। आपने क्या किया, आपने जितने की कॉस्ट थी उतने ही क्या कर दिए, आपने इसको सेल कर दिए, आप लोगों ने गलत से डाल दिया। इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 100 से बड़ी होगी। एक मिनट, हैविंग नो प्रॉफिट नो लॉस, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको सेल्स में से हम लेस करवाते हैं तो मेरे पास जीपी आता है, यही फॉर्मूला होता है ना। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो कितनी थी, 1700, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1700 की थी, आपने यही इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर बेच दी, कॉस्ट के ऊपर बेचने से हम एज्यूम कर रहे हैं 100 रुपए इसकी कॉस्ट थी, इसकी इन्वेंट्री बढ़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स 1800 नहीं होगी, बताओ जरा। अगर मैं कोई इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर ही बेच रहा हूं तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज नहीं हुई होगी, पहले बताओ। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई है तो उसी वैल्यू से मेरा जीपी नहीं कम हुआ होगा। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1700 से बढ़ के 1800 हो गई है तो मेरा जीपी क्या हुआ होगा, मेरा जीपी भी कम हुआ होगा। इसका मतलब 100 से
एक तो मेरा जीपी जो है वो रिड्यूस हुआ होगा, और मैंने ये बेची है कॉस्ट के ऊपर ही, तो सेल्स भी मेरी क्या हुई होगी, मेरी 100 से इजाफा हुआ होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें मेरा डिनोमिनेटर जो है वो इसी वैल्यू से बढ़ रहा है, और जो मेरा न्यूमरेटर है वो इसी वैल्यू से कम हो रहा है। न्यूमरेटर जो है मेरा इसी वैल्यू से कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरी जीपी रेशियो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी गिर जाएगी, वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी। उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर आप इसको लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी यहाँ रेशियो 29% आ रही है। अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो रेशियो होगी वो 29 से रिड्यूस हो कितनी हो जाएगी, 28% हो जाएगी। तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसका जो ट्रेंड होगा वो डिक्रीजिंग होगा। अगर ये डिक्रीजिंग है तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपका डिक्रीजिंग होगा। अगर नेट प्रॉफिट आपका डिक्रीजिंग है तो आपका रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स जो है वो भी क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीजिंग होगा, वो भी आपका रिड्यूस हो रहा होगा। अब आपके पास दो रह गए हैं, एक आपके पास रह गया है करंट रेशियो, दूसरी आपके पास रह गई है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो और करंट रेशियो, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने इसका इम्पैक्ट देखना है, और जो स्टॉक टर्नओवर टाइम्स है उसके ऊपर हमने इसका इम्पैक्ट देखना है। अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अगर मैं यहाँ पे करंट एसेट्स की बात करूं, ये इन्वेंट्री थी और ये मैंने उसी कॉस्ट पे बेच दी है। अगर मेरी इन्वेंट्री थी और ये 100 रुपए की थी, 100 रुपए से मेरी इन्वेंट्री कम हुई होगी। अगर कैश आया है तो वो भी 100 से बड़ा होगा। अगर उधार पे सेल्स की है तो डेटर भी मेरे 100 से बड़े होंगे। उसका मतलब मेरे करंट एसेट्स के ऊपर तो कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आया होगा। ऐसे ही है ना, करंट एसेट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आया होगा। अब चूंकि करंट एसेट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आया होगा तो हम कह देंगे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ये कोई इससे इसमें तब्दीली नहीं है। अलबत्ता क्विक रेशियो की बात करूं, क्विक रेशियो में हम लेते हैं करंट एसेट्स, इसमें से इन्वेंट्री हम लेस कर देते हैं और करंट लायबिलिटीज को हम डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो तो हमारे लिए रेलेवेंट है, लेकिन अगर आपने सेल्स कर दी है, सेल्स करने से या तो आपके पास कैश आया होगा या आपके डेटर बढ़े होंगे, जिसकी वजह से आपकी क्विक रेशियो जो है वो भी क्या हुई होगी, वो भी आपकी इंक्रीज हुई होगी। आप उसको यहाँ पे देखेंगे कि मेरी क्विक रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गई है। उसके बाद आपका रहा था आखिरी स्टॉक टर्नओवर टाइम्स, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, जाहिर बात है आपने बेशक कॉस्ट के ऊपर बेचा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी ज्यादा हुई होगी। अब चूंकि आपने स्टॉक बेच दिया है, आपकी इन्वेंट्री जो है वो कम हो गई होगी। इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर टाइम्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, वो क्या आया होगा, ये इसके ऊपर इंक्रीजिंग इम्पैक्ट होगा, इससे ये इंक्रीज हो रही होगी। तो ये हम इसको इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, आपने डेटर से अमाउंट रिकवर की है, उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करके 10%। डेटर से आपने अमाउंट रिकवर कर ली है 10% डिस्काउंट देने के बाद। पहली बात है, डिस्काउंट देना इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, 10% डिस्काउंट दिया, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ होगा, इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। डेटर बैलेंस कम हो गया तो डेटर्स आपके रिड्यूस हुए होंगे, ठीक है। लेकिन डेटर्स कम हुए हैं, उसके बदले में कैश आया। इसकी जरा जनरल एंट्री देखो क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपने डेटर से लेने थे पैसे 1000 रुपया और आपने डेटर को 10% डिस्काउंट दे दिया। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, आप करेंगे कैश डेबिट 900 से, डेटर होगा आपका क्रेडिट कितने से, 1000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चला जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड चला जाएगा, ये इसकी एंट्री पास होगी। ऐसे ही होगा। अब इस एंट्री का आपने इम्पैक्ट लेना है, क्या है और क्या नहीं है। देखो, क्या इस एंट्री का जीपी के ऊपर कोई फर्क आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई फर्क आ रहा है इसका, इस एंट्री का? इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्या नेट प्रॉफिट के ऊपर फर्क आ रहा है इसका? द आंसर इज यस, नेट प्रॉफिट में फर्क आ रहा है, बिकॉज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने एक्सपेंस चार्ज की है, मेरा एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ने से मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, अब करंट रेशियो पे आओ जरा। करंट रेशियो में हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम एज्यूम करते हैं कि जी हमारे पास पहले करंट एसेट्स थे 1000 के और हमारे पास करंट लायबिलिटीज थी 500 की। ये हमारे पास कितनी आ रही थी? 2:1 आ रही थी, ये पहले थी। हमने क्या किया है, हमने कहा यार इसमें ना हमारे पास एक डेटर मौजूद है 200 का, 200 के डेटर्स मौजूद हैं, हमने उन्हें 10% डिस्काउंट दे दिया। हमने कहा यार 10% डिस्काउंट दे दो, तुम हमें रिमेनिंग पेमेंट कर दो। उन्होंने हमें रिमेनिंग पेमेंट कर दी। अब 200 से हमने डेटर कम किए, 200 से डेटर रिड्यूस हुए, ऐसे देखो यहाँ पे डेटर इस अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन कैश क्या इतने अमाउंट से आया है हमारे पास? कैश तो हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट आया है, कैश तो 180 का आया होगा। इसका मतलब अब मैं अगर अपने डेटर्स काउंट करना चाहूं तो वो करंट एसेट्स होंगे 980 के, और ये मेरे पास क्या होगी, करंट लायबिलिटीज मेरे पास 500 की होगी। इसकी वजह से अगर मैं अपनी अब करंट रेशो निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी, वो 1.96 बन रही होगी। इसका मतलब मेरे करंट एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है, तो जो मेरी करंट रेशो है वो भी क्या इसकी वजह से हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ये क्लियर है? स्टॉक टर्नओवर टाइम, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं, उसका तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। फिर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स में फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो रहा है, अगर देखा जाए मेरा नेट प्रॉफिट तो रिड्यूस हो रहा है। अब चूंकि नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी मेरा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इसके ऊपर भी क्या होगा, डिक्रीजिंग इफेक्ट आएगा। और जो मेरी क्विक रेशो है, अब चूंकि मेरी करंट रेशो कम हो रही है और करंट रेशो कम मेरे डेटर की वजह से हो रही है, तो मेरी क्विक रेशो जो है वो भी क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। तो इस तरह से हमने इसको लेके चलना था। 1, 2 और 3 ये तीनों डन हो गई है। अब जरा मैं लास्ट वाली पहले कर लूँ बिकॉज मुझे वो आसान लग रही है। मैंने इसका आज तक सोल्यूशन देखा नहीं है, मैं खुद ही कर रहा हूँ, फंस गया मैं खुद इसमें, मैं जरा फंस रहा हूँ। ये मैं आपके साथ ही करता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको जरा करते हैं। ये जो मुझे लग रही है, आपने कुछ नॉन करंट एसेट्स जो है थे वो आपने गेन पे बेचे, तो नॉन करंट एसेट्स को गेन पे बेचा, जीपी के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। गेन पे बेचा है तो वो नेट प्रॉफिट में ऐड हुए होंगे, नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। गेन पे बेचा एसेट्स को तो आपके पास बैंक इंक्रीज हुआ होगा या कैश इंक्रीज हुआ होगा, ऐसा ही है ना? जब आप एंट्री करते हैं सेल्स की तो यहाँ तो आपका बैंक डेबिट हो रहा होगा, पैसा आया है या कैश आया है, दोनों में से आपके करंट एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज ही हुए होंगे। इसके ऊपर भी जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग आएगा। स्टॉक टर्नओवर के ऊपर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स जो है वो तो इंक्रीज ही होगा, बिकॉज प्रॉफिट भी बढ़ गया है, एसेट्स भी कम हो गए हैं, ये इंक्रीज ही होगा। और क्विक रेशो जो है वो भी आपकी इंक्रीज ही हुई होगी, बिकॉज अगर एसेट बेचा है और पैसा आया है या बैंक में पैसे आए हैं तो ये आपकी इंक्रीज ही हुई होगी। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान थी, इसमें तो कोई किसी को मसला नहीं हुआ होगा। चौथे में कहता है कि आपने 90 दिन की क्रेडिट टर्म्स जो है एक्सटेंड कर दी, मतलब आप उधार पे बेच रहे हैं और आपने कहा है कि 90 दिन तक पेमेंट कर, जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो है एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर इंक्रीज हो गई है।
दोबारा पढ़ता हूँ। उसने उधार का टर्म जो है वो 90 दिन की इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से सेल्स में इजाफा हो गया, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्जिन मतलब जो मेरा एग्जिस्टिंग जीपी है वो तो वही रहा है, लेकिन मेरा सेल वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। जब इसने यहाँ पे क्लियरली मुझे बता दिया है कि एग्जिस्टिंग मार्जिन है, सेल्स के मार्जिन में कोई चेंज वगैरह नहीं आई, तो इसका मतलब जीपी रेशो के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया होगा, ये इसने मुझे बता दिया। लेकिन चूंकि सेल्स वॉल्यूम बड़ा होगा तो जीपी की अमाउंट जो होगी वो बढ़ गई होगी, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट रेशो जो हुई होगी वो मेरी इंक्रीज आई होगी। ऑल्दो मेरी जीपी रेशो सेम है, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आया, लेकिन चूंकि मेरी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ने से जीपी का वॉल्यूम बढ़ गया होगा, उसकी वजह से इसमें मेरा इंक्रीज आया होगा, ये इंक्रीज हो रही होगी। उसके बाद अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो करंट रेशियो तो मुझे लग रहा है ये इंक्रीज ही हो रही है, बिकॉज डेटर्स जो है उधार पे बेच रहा हूँ, डेटर्स मेरे बढ़ रहे हैं, डेटर्स बढ़ने से करंट रेशियो मेरी बढ़ेगी, ये तो बात बड़ी है, क्योंकि इन्वेंट्री कम भी हो रही है लेकिन डेटर्स बढ़ रहे हैं। अब चूंकि डेटर्स मेरे बढ़ रहे होंगे वो प्रॉफिट भी बढ़ रहे होंगे। अगर मैं 100 रुपए से अपना स्टॉक कम कर रहा हूँ तो जाहिर बात है डेटर मेरा जो होगा वो 120 से बढ़ रहा होगा, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो स्टॉक टर्नओवर टाइम में कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री है, क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ रही है तो मेरी इन्वेंट्री तो कम हो रही होगी, मैं सेल ज्यादा कर रहा हूँ, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम होगा और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही होगी, तो इसलिए ये भी मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा होगा। फिर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा नेट प्रॉफिट, तो मेरा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स भी इंक्रीज हुआ होगा, और मेरी क्विक रेशो भी इजाफा हुआ होगा, बिकॉज डेटर मेरे इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरी क्विक रेशो में भी इजाफा हो रहा होगा। आइडली जो है ये इस तरह से होनी चाहिए कि जीपी के ऊपर से कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इसने हमें बता दिया है कि एग्जिस्टिंग मार्जिन जो इस वक्त जीपी का मार्जिन चल रहा है हमने उसके ऊपर ही इसको बेचना है, तो जीपी पे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन बाकी सब में इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, उसमें इंक्रीज हो रहा होगा। वो सारा हो गया। तो ये सवाल था जी एपीवेक लिमिटेड जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल से अगर आप लोग ये सवाल कर लेते हैं, इस सवाल के बाद रेशियोज की इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती।